जी नमस्कार, मैं हूं धनंजय और अभी मैं हूं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील संजय कुमार चड्ढा जी के साथ। और आज मैं सर से बात करूंगा लीगल लैंग्वेज पर, कानूनी भाषा पर, जो इतनी जटिल है कि आम लोगों की समझ से बाहर की चीज़ है। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोनों ने ये विचार व्यक्त किया है कि कानून की भाषा साधारण होनी चाहिए, आम लोगों की भाषा में होनी चाहिए, यानी कि न्याय आम लोगों की भाषा में होनी चाहिए। सर, आपका स्वागत है मेरे इंटरव्यू में। सर, आप ये बताइए, आप इस प्रोफेशन में हैं, क्या ये बात वाकई सत्य है कि कानून की भाषा जटिल है और आम लोगों के पहुंच से बाहर है? कानून की भाषा, ये बात सत्य है कि कानून की भाषा जो है वो संभवतः एक साधारण नागरिक की समझ से में उनको बहुत दिक्कत होती है समझने में, जो टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ होती हैं। और एक जो जिसे बोलते हैं कि जो निम्न स्तर का या साधारण व्यक्ति है उसको उसमें कष्ट होता है, दिक्कत होती है। लेकिन जहाँ तक सवाल है हम लॉयर्स को और जो पीपल हु आर डीलिंग विद इट, उनके लिए ये एक रोजमर्रा की बात हो जाती है, तो हम लोगों को इतनी कोई कठिनाई नहीं होती है। सर, अमेरिका और यूरोप के देशों में एक प्लेन लैंग्वेज मूवमेंट चल रहा है जो 1970 के दशक में शुरू हुआ। हाँ और उसका प्रभाव ये हुआ कि हाँ अमेरिका जैसा देश 2010 में प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया अपने पार्लियामेंट में, हाँ। जबकि अमेरिका की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। हम्म। तो क्या भारत को भी ऐसी ज़रूरत है कि वह कानून के माध्यम से कोई ऐसा एक्ट पास करे जो प्लेन लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज को प्रमोट करे? ये डिपेंड करता है, इस पे पहले तो एक बहुत बड़े एनालिसिस की आवश्यकता है कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो चेंज होने चाहिए और उनकी जगह कौन सा शब्द रखा जाना चाहिए, पहली बात। क्योंकि अब जो प्रैक्टिस चल रही है उसमें तो हम लोगों ने वो अडॉप्ट किए हुए शब्द, हम लोगों की वोकेबलरी के पार्ट हैं वो, तो हमको आवश्यकता नहीं होती। मैं आपको जो अमेरिका का आपने एग्जांपल दिया, जहाँ पे जैसे कि प्लेंटिफ, कंप्लेनेंट और जो इस तरीके के शब्द जो साधारण भाषा से थोड़े भिन्न हैं, जी उनको बदलने का प्रयास किया गया इस एक्ट के द्वारा। जी यही चीज की शुरुआत लंदन में भी हुई, हमने देखा वहाँ पे यूके के सिस्टम में, जी कॉमन लॉ सिस्टम में भी इन चीज़ों को अडॉप्ट किया। जी जी तो स्लोली ग्रेजुअली, बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर एक एक्ट बनाना है जी और उस एक्ट को फिर लागू करवाना है, देखिए भारत के परिप्रेक्ष्य में चीज़ें काफ़ी भिन्न हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा देश कोई छोटा सा देश नहीं है कि एक ही भाषा में सब हो जाए। जी हम लोग पहले से जानते हैं कि हमारी भाषा केरला के समुद्र तट से शुरू होके और ये देश जाता है जम्मू कश्मीर तक, जहाँ पे विविधताएं हैं तमाम। अगर आप हिंदी में केरल में जाके अपनी किसी चीज को प्रस्तुत करेंगे तो वो संभवतः वहाँ के लोगों को समझ नहीं आएगी। नहीं है। तो इसलिए भारत के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा मुझे लगता नहीं कि एक एक्ट के माध्यम से ये चेंजेस लाए जा सकते हैं। इन चेंजेस को लाने के लिए जागरूकता की पहली तो आवश्यकता है। कोई कानून में ये मना नहीं कर रहा है कि आप उसी शब्द को इस्तेमाल करें। कानून की भाषा अगर आसान है तो उसको भी जज लेने से मना नहीं कर देगा। जैसे कि आप आप वाराणसी से आए हैं, जी वहाँ पे आप कोई एक पिटीशन दायर कर रहे हैं, तो उस पिटीशन में अगर आप साधारण भाषा में भी लिखेंगे तो उसको जो 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 न्यायालय है वो स्वीकार करता है। ऐसा सर, हाँ कभी जी। कभी ऐसा देखा गया है कि अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें जी तो लोग इंटरटेन नहीं करते, या हिंदी में अगर हम पिटीशन लिख कर दें, एप्लीकेशन लिख कर दें, तो कोर्ट ये कह के मना कर देता है कि लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इज इंग्लिश। ये देखिए, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इज इंग्लिश इन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ओनली। जी अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के न्यायालय में आपने कोई अर्जी दाखिल करनी है किसी जिला न्यायालय में और आप हिंदी में करते हैं तो न्यायालय उसको मना नहीं कर सकते। लेकिन पार्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रहा हाँ, हूँ। आप सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल न्यायालय, फिर मैंने बताया कि भारत अब वही पिटीशन अब आपने हिंदी में मूव कर दी। जो जज हैं, जी बड़ा भारी, बड़ा बड़ा देश है हमारा, जी
संभवतः तमिलनाडु से जज आए हैं, उन्होंने अपने जीवन में कभी हिंदी का प्रयोग नहीं किया है, तो उनके लिए ये मुश्किल होगा कि वो आपके जो दिए गए शब्द हैं उनको उसको वो एनालाइज कर सके, देन उसका आपको ट्रांसलेशन करने के लिए वो कह देंगे। तो इसलिए एक भाषा बनाने के लिए ये किया गया, ऐसा मेरा मानना है। सर ऐसा एक क्लेम किया जाता है, कुछ लोग कहते हैं हाँ। कि लॉ प्रोफेशनल्स एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं और वो एक हैबिट बनाकर रखे हैं अपने प्रोफेशनल मोनोपोली को बरकरार रखने के लिए, ताकि ये भाषा आम लोगों की समझ से बाहर रहे, ताकि हमारा बिजनेस चले। मैं ये बात में बहुत दम है, आप जो कह रहे हैं हाँ ऐसा है जी। लेकिन इसका दूसरा एक पक्ष भी है जो मैं अभी तक बोलता आ रहा हूँ, वो ये है कि अगर आप ये क्यों नहीं समझते, मेडिकल प्रोफेशन में आप क्यों नहीं जाके कहते कि वो सिर दर्द की दवा लिख के डॉक्टर, तो वो क्यों लिख देता अपनी अंग्रेजी में, क्यों लिखे वो? पहली बात। इसी प्रकार से हर जो अकाउंटिंग है उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों वो उस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं आ रहे हैं। मैं किसी तरीके से कंपेयर या जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भी एक आवश्यक बात है अब कि हम सब लोगों को जो एक इंस्टीट्यूशन है उसकी गरिमा को भी उठा के रखना है। अगर उसकी गरिमा गिर जाएगी, कोई भी आके व्यक्ति किसी भी भाषा में बात करने लगेगा, तो ये मेरे ख्याल से संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए एक मिड वे की आवश्यकता है, मेरा मानना। मैं आपकी बात का बिल्कुल उसका सरोकार कर रहा हूँ, और लेकिन जो बात आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, आप जो जिस बात को कह रहे हैं कि कठिन शब्दों का इस्तेमाल होता है, पुरानी जो लैटिन और फ्रेंच के जो मैगज़म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, उनका इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं ये समझता हूँ उनको सही में हटाना चाहिए और एक साधारण से साधारण भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये बात बिल्कुल स्वीकार योग्य है, ये बात बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि हमको स्वीकार करनी चाहिए। सर जस्ट एग्जांपल में कि जैसे लीगल सैल्यूटेशंस को हम देखते हैं, जैसे जजेस के सैल्यूटेशन के लिए माय लॉर्ड, मी लॉर्ड, योर ऑनर, योर, ये सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और कुछ लोग इसको हटाने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि जजेस ने भी कई समय पर कहा है, और इस पर एक हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में PIL भी 2014 में एडवोकेट्स सर शिवसागर तिवारी ने ऐसा किया था। तो क्या ये बात सच है कि वो साइन ऑफ स्लेवरी उसको माना जाता है? मेरा मानना है कि साइन ऑफ स्लेवरी इसको, अब आप मानते, ये तो आपकी मनोस्थिति, आप जो मर्जी मान लीजिए, लेकिन मुझसे आप पूछिए, मैं नहीं मानता। भाई हम कोई किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, धनंजय वहाँ बैठे हैं अगर जज, तो धनंजय को नहीं हम कह रहे हैं, हम उस सीट को कह रहे हैं। हम जो अगर उसका हम सम्मान नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि वो सम्मान, मेरा मानना है, हम इंस्टीट्यूशन का कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का सम्मान हम नहीं करेंगे तो हम कैसे उसके द्वारा दिए गए निर्णयों का पालन करेंगे? हो सकता है सुप्रीम कोर्ट, ऐसा तो नहीं कि हर वक्त सुप्रीम कोर्ट सही हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय गलत भी होते हैं, लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हम कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का। ऐसा नहीं है कि हम इंस्टीट्यूशन के खिलाफ एकदम बम फेंक देंगे या समथिंग लाइक दैट, वी कांट डू, नंबर वन। नंबर टू, हमारे मन में इंस्टीट्यूशन के प्रति, सुप्रीम कोर्ट के प्रति एक बहुत बड़ा जो उसका स्तर है वो ऊंचा है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा, तभी हम उसके निर्णयों को फॉलो कर पाएंगे, तभी उसके जो है जो उसके द्वारा कही गई बात को अच्छे तरीके से पूरा देश फॉलो करेगा, ऐसा मेरा मानना है। सर ये बात तो आपने भी बताई, और ये बात तो सच है कि लॉ की लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, आम आदमी की पहुंच से बाहर है। बिल्कुल। अब सर शुरुआत कैसे हो, क्या प्रोविजन अपनाया जाए कि लॉ की लैंग्वेज सिंप्लीफाई हो, वो लिंग्विस्टिक्स लेवल पर भी, और वो जागरूकता के लेवल पर भी, और लीगल इंस्टीट्यूशन में भी, और लॉ प्रैक्टिस में भी? आपका क्या मानना है सर? चारों और पांचों जगह जो आपने कही, लिंग्विस्टिक प्रैक्टिस, लॉ के प्रति स्प्रेडिंग लीगल अवेयरनेस, सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क है आज वो है कि जन जन तक उनके अधिकारों के विषय में उनको बताया जाए कि ये सब आपके अधिकार हैं। इन अधिकारों को पाने के लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। न्यायालय में आपको, अगर आपके जेब में पैसे नहीं है तो सरकार बाध्य है आपको
फ्री लीगल एड के लिए, ये तमाम चीज़ें लोगों को पता ही नहीं है। और आप स्तब्ध रह जाएंगे अगर मैं आपको धनंजय बताऊं कि 90% से ज़्यादा हमारे लोग जो हैं वो न्यायालयों में नहीं आते हैं। वो आते ही नहीं। वो न्यायालय, क्योंकि ना उनकी जेब इतनी गर्म है कि वकीलों की फीसें वो दे पाए, ना उनके पास इतना, जिसे कहते हैं ना कि अवेयरनेस है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लीगल अवेयरनेस को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए ना उनके पास इतनी अवेयरनेस है, और यही कारण है कि वो सफल नहीं हो पाते हैं या दुखी होते हैं अपने अधिकारों के होते हुए भी उनका हनन होते देखते। जस्ट सर एक उदाहरण किताबों में मैं पढ़ा कि लॉ एकदम कंज्यूमर फ्रेंडली होनी चाहिए। जैसे कि अगर खाने के पैकेट पर, कोई भोजन का पैकेट है और उस पर कुक के लिए कोई इंस्ट्रक्शन लिखा है या यूजर के लिए कोई इंस्ट्रक्शन लिखा है और वो कठिन भाषा में लिखा है, तो फिर उस लिखने का फायदा क्या हुआ? हाँ, तो इस पे देखिए ना, ये तो बहुत ज़रूरी बात है कि कठिन भाषा में अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको साधारण भाषा में करवाने की तो आवश्यकता है ही। लेकिन अब ये दो चीज़ें आपने मिला दी। ये तो किसी कंज्यूमर को हम कुछ दे रहे हैं तो उसमें लिख रहे हैं कि जैसे कोई ऐसी चीज़ जो उसको समझने में दिक्कत हो, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है। लेकिन दो पक्ष हैं इस पूरे डिस्कशन के। पहला पक्ष है लैंग्वेज साधारण होनी चाहिए, जनमानस के की समझ में आ जाए ऐसी होनी चाहिए। इसका जवाब है हाँ, ऐसा होना चाहिए। और दूसरा पक्ष इस पूरे जो डिस्कशन है उसका ये है कि जो गरिमा है, जो महत्व है, जो उच्च स्तर हमने जुडिशरी को देना है, उसमें किसी प्रकार से कोई क्षति या उस पर कोई डेंट ना लगे। ये भी मध्यम मार्ग अपनाने की मध्य मार्ग की आवश्यकता है। और मध्य मार्ग में जितने भी आपने अभी नाम लिए, सब लोगों को इसका पार्टी बनना पड़ेगा, सब लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मुझे भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अपनी लैंग्वेज को साधारण एक्सेप्ट करने में भी। और मुझे का अर्थ है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मुझे जजेस को और इस इकोसिस्टम में जितने भी लोग हैं सबको इस चीज़ को अडॉप्ट। और सर एक भाषा वैज्ञानिक लिंग्विस्ट इसमें कैसे हेल्प कर सकता है? तो कुछ लोगों ने कहा है कि आर्केइक और लैटिन एक्सप्रेशन को यूज करना बंद करे, लंबे लंबे सेंटेंसेज को ना लिखे, पैसिव सेंटेंसेज को ज़्यादा पैसिवाइजेशन ना करे, और ये इंश्योर करे कि कोई लॉ, अगर कोई सेंटेंस लिखा जा रहा है तो उसको एक एवरेज इंटेलिजेंस का व्यक्ति समझ जाए, तभी वो आए, तभी वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए बाजार में आए, लोगों के बीच में आए। बिल्कुल ठीक आपने कहा जी। इससे संपूर्ण तो ये भाषा वैज्ञानिक का और भाषा वैज्ञानिक का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व सदैव से रहा है, तो आज भी उसका महत्व है। तो क्या सर ये आप मानते हैं कि जहाँ लॉ फॉर्म हो रहा है, जहाँ सेंटेंसेस लिखे जा रहे हैं, वहाँ एक भाषा वैज्ञानिक की आवश्यकता है ताकि वो ये बता सके? भाषा वैज्ञानिक देखिए, जहाँ पे लॉ कहाँ बनता है, या तो जो संसद है, या अगर राज्य है तो जो वहाँ का विधान परिषद का पटल पे बनता है, या जुडिशरी बनाती है। जुडिशरी कैसे बनाती है? जुडिशरी के आगे कोई चीज आई, जुडिशरी कहती है कि नहीं ये गलत है, ये है लॉ, और जो सुप्रीम कोर्ट कहती है या जो हाई कोर्ट कहते हैं वही कानून होता है। तो ये दो जगहों पे कानून बनता है, और दोनों जगहों पे मेरे ख्याल है संसद में या विधानसभाओं में तो भाषा होते ही हैं। अगर न्यायालय में भी आएंगे तो अच्छी बात। ड्राफ्टमैन के साथ अगर हो जाए, जो लैंग्वेज राइट सेंटेंस लिख रहा है और उसके साथ एक अगर भाषा वैज्ञानिक बैठा है। देखिए, अगर मुझे आज क्रिटिसाइज करने का मौका दे रहे हैं तो मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा, हमने देखा है कि कई बार जजमेंट्स आते हैं, उसमें पुराने जजमेंट को सीधा उठा के भी रखा जाता है, ऐसा भी होता है। कहने का भाषा आशय ये है कि हमने देखा है कि जजमेंट्स सैकड़ों पेजेस के जजमेंट भी होते हैं, उसको भी छोटा करने की, कॉम्प्लेक्सिटीज को दूर करने की आवश्यकता है, और साधारण भाषा जो एक आम आदमी को समझ आ सके उसकी आवश्यकता, उसको लागू करना चाहिए, मेरा मानना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमें थोड़ा सा समय दिया और हमें आप इंकरेज किए इस काम को करने के लिए, और आप उसको एक्सेप्ट किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको अपने तरफ से
अपने सुपरवाइजर डॉक्टर अभिनव मिश्रा की तरफ से और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट की तरफ से। थैंक यू वेरी मच।